नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। कोरोना के केसेस लगातार इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इससे बचने के लिए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको अपनाते रहें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना और साथ ही हर जानने पहचानने वाले को इसके लिए प्रेरित करें। आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। वैसे ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हम इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे। इसका Q4 का रिजल्ट आया है, उसका भी रिव्यू करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री चूँकि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसलिए कोई भी चाहे तो इसके शेयर को बाई कर सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस शेयर को बाई करना चाहिए और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसको अवॉइड करना चाहिए। इन दोनों के पीछे क्या रीजन है वो डिटेल भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ये सब जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई क्वालिटी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रिलायंस इंडस्ट्री जैसा कि हम जानते हैं ये एक कंग्लोमरेट कंपनी है। ऑयल से लेकर टेलीकॉम तक इसका बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन मार्केट में इसका शेयर रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से ही चलता है। चाहे इसका टेलीकॉम का बिजनेस हो, ऑयल का बिजनेस हो या दूसरे टाइप के बिजनेस हो, किसी भी कंपनी का अलग अलग शेयर नहीं है और ये सब मिला के रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से ही एक शेयर मार्केट में इसका चलता है। रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 का रिजल्ट फ्राइडे यानी 30 अप्रैल 2021 को आया और इस रिपोर्ट के हिसाब से इसने 108.4% का कंसोलिडेटेड ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है। अगर इसका कंपैरिजन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करें, इस पीरियड में इस कंपनी ने 13,227 करोड़ का क्वार्टर प्रॉफिट बुक किया है, जो मार्च 2021 में खत्म हुआ, जो करीब 108% के आसपास ज़्यादा था, क्योंकि इस सेम पीरियड में पिछले साल इस कंपनी ने 6,348 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। रिलायंस इंडस्ट्री के रेवेन्यू यानी सेल्स भी करीब 11% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका सेल्स 1,54,896 करोड़ का होता है, जिसकी वजह से कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो आने वाले दिनों में इस कंपनी के हर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेगमेंट वाइज अगर बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस है, इसमें 4.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है और ये 1.01 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जो एक साल पहले क्वार्टर रिजल्ट में 96,732 करोड़ का था। डिजिटल सर्विसेज में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है और ये 22,628 करोड़ तक पहुंचा है, जो कि 19,153 करोड़ हुआ करता था इसका Q4 रिजल्ट फिनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से। रिटेल बिजनेस में भी इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि इसका रेवेन्यू 41,296 करोड़ तक पहुंच चुका है मार्च 2021 के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। इस ग्रुप में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है, यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि Q4 रिजल्ट जो इसका जियो प्लेटफॉर्म के लिए आया था, वहाँ पर इस कंपनी ने करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47% का ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों, ये रहा रिलायंस इंडस्ट्री का Q4 का रिजल्ट रिव्यू, जहां पर कंपनी ने न सिर्फ अपने एक किसी स्पेसिफिक बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बल्कि ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री की बात किया जाए, इस ग्रुप की बात किया जाए तो कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अपने सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट ज़्यादा बुक किया है, जो कि किसी भी ग्रुप या कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है और उम्मीद किया जा सकता है ये ग्रुप आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस देती रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब हम रिलायंस इंडस्ट्री के पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, चाहे इसका बिजनेस हो, इसका सेल्स हो, इसका बैलेंस शीट हो या इस शेयर ने कैसे रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि समझने में आसानी होगी ये शेयर फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर्स को कैसा रिटर्न दे सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की नंबर 1 ग्रुप है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालें तो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मार्च 2011 से लेकर मार्च 2021 तक का। इसका सेल्स इस पीरियड में 2,65,050 करोड़ से बढ़ के 4,66,924 करोड़ पहुँच जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज देखें तो 2011 में इसका 15% हुआ करता था। अगले कुछ सालों में इस ग्रुप ने थोड़ा सा डिटोरिएशन दिखाया है, क्योंकि ये 10%, 8% और फिर 8% 2014 तक होता है। यहाँ से कंपनी ने और इस ग्रुप ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया है और ये 10% पहुँचा है मार्च 2015 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से, और लगातार ऑलमोस्ट इस कंपनी ने 15% के आसपास मेंटेन किया है अगले कुछ सालों में। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट इसका जो मार्च 2021 का आया है, वहाँ पर इसका ओपीएम का परसेंटेज 17% है, जो इस कंग्लोमरेट ग्रुप के लिए अच्छा माना जा सकता है।
नेट प्रॉफिट इस ग्रुप का 19,294 करोड़ था मार्च 2011 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, जो बढ़ के 49,128 करोड़ तक पहुंच चुका है लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2021 के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर में भी ये कंपनी लगातार इंप्रूव करते हुए दिख रही है, क्योंकि 2011 में जो 27 रुपया 63 पैसा के आसपास हुआ करता था वो बढ़ के 77 रुपया 50 पैसा तक पहुँच चुका है। ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड देती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज स्टार्टिंग में 12% 13% के आसपास हुआ करता था, लेकिन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और ये 9% रह गया है मार्च 2021 का इसका एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ओवरऑल परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 25% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 10% का, जबकि 10 साल में 11% का। कहा जा सकता है लगातार इस ग्रुप ने पिछले 10 सालों में डबल डिजिट में अपना ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका मात्र 13% हुआ है, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ 25% था। 5 सालों का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर आपको 14% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, जबकि 10 सालों के डेटा के हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 6% हुआ है, जबकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 11% हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका लगातार पिछले 10 सालों में अच्छा रहा है, लेकिन अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस किया है अपने सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में। स्टॉक प्राइस CAGR पर नज़र डाला जाए तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने करीब 37% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इसी 1 साल के पीरियड में अगर निफ्टी या सेंसेक्स को देखा जाए तो करीब 60% या इससे ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले 3 सालों में लगातार इस कंपनी ने 28% का CAGR मेंटेन किया है, 5 साल में 33% का, जबकि पिछले 10 सालों में इसका स्टॉक प्राइस CAGR 16% रहा है। अगर 5 सालों और 3 सालों का डेटा देखा जाए तो ये अच्छा माना जा सकता है, लेकिन अगर 10 सालों का या 1 सालों का डेटा हम देखें और इसका कंपैरिजन सेंसेक्स या निफ्टी से करके देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा या ज़बरदस्त नहीं कहा जा सकता। रिटर्न ऑन इक्विटी पे नज़र डालें तो पिछले 1 साल में ये 10% रहा है, 3 साल में 11% रहा है, 5 साल में 12% और 10 साल में एक बार फिर से 12%, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका एवरेज या बिलो एवरेज रहा है। बैलेंस शीट के मेजर एस्पेक्ट को देखा जाए तो रिजर्व्स में इस कंपनी ने लगातार वृद्धि की है। ये 1,51,112 करोड़ जो मार्च 2011 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, वो बढ़ के मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 4,46,991 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी है, जो 2011 के पीरियड में इसका बोरोइंग 84,152 करोड़ का था, वो बढ़ के 3,55,133 करोड़ तक पहुँच चुका है। हालांकि इस ग्रुप ने पिछले साल अपने कर्ज को कम करने के लिए काफ़ी मेहनत किया है और बहुत सारे स्टेक सेल करके अपने कर्ज को कम किया है। उसका रिफ्लेक्शन आने वाले बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा, जो मार्च 2021 तक का होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, जो इसका कर्ज 3,55,133 करोड़ दिख रहा है मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट वाला, ये आगे चलकर यानी 2021 का जब इसका बैलेंस शीट आएगा वहाँ पर इसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज ऑलमोस्ट इसका कांस्टेंट बना हुआ है पिछले 10 से 11 सालों में। मार्च 2010 में ये 11% था, बीच के पीरियड में मामूली बढ़त आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा डिटोरिएशन देखने को मिलेगा और मार्च 2020 से एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 11% ही बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि जून 2018 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 47.35% था, जो बढ़ के 50.58% तक पहुंच चुका है मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। एफआईआईज की होल्डिंग में भी आपको मामूली बढ़त दिखेगी, क्योंकि ये करीब 24.5% से बढ़ के करीब 25.66% तक पहुँच चुका है इस सेम पीरियड में। डीआईज की होल्डिंग में भी आपको मामूली बढ़त देखने को मिलेगी और ये 11.44% से बढ़ के 12.62% पहुंचा है पिछले 3 सालों के डेटा के हिसाब से। गवर्नमेंट की होल्डिंग आपको स्टार्टिंग से ना के बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 0.16% से मात्र मामूली बढ़त के साथ 0.20% तक पहुंचा है। पब्लिक की होल्डिंग में आपको यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रोमोटर्स एफआईआईज और डीआईज ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, उन्होंने पब्लिक की होल्डिंग से ही बाइंग की है और ये 16.5% से घट के करीब 11% तक पहुंचा है जून 2018 से लेके मार्च 2021 के पीरियड में।
रिलायंस इंडस्ट्री के प्रॉस में यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, जबकि कॉन्स पार्ट को देखा जाए तो जैसा कि हमने देखा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बिलो एवरेज या एवरेज रहा है और पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी इसका मात्र 11.42% निकल कर आ रहा है। ये ग्रुप लगातार प्रॉफिट बुक कर रही है, लेकिन अपने प्रॉफिट से अपने इन्वेस्टर्स को मात्र 10.02% का ही डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज दिया है पिछले 3 सालों में। ये रहा रिलायंस इंडस्ट्री का पास्ट परफॉर्मेंस, चाहे इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो या इसके शेयर प्राइस ग्रोथ की बात हो। आगे बढ़ते हुए हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर अच्छा है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका रेड जोन में है, क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके स्वाभाविक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। एफडी के कंपैरिजन में इस शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। ये ग्रुप कोई खास डिविडेंड नहीं देता है अपने इन्वेस्टर्स को, इसलिए डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में दिखेगा। फिलहाल ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुँचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। करंट टाइम में ये कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रेड फ्लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और करंट टाइम में इसका मार्केट कैप 13,21,927 करोड़ है। शायद आपको आइडिया होगा, निफ्टी को अगर देखा जाए तो रिलायंस का वेटेज करीब 12% का है। हालांकि 1-1.5 साल पहले तक इसका वेटेज 14% हुआ करता था, लेकिन वहां पर इसने 2% का अपना प्रेजेंस कम किया है। एक तरह से कहा जा सकता है लॉस किया है, फिर भी अभी भी ये शेयर निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कंपनी बनी हुई है। फोरकास्ट में एनालिस्ट का ओपिनियन देखा जाए तो 33 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 64% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करके चलना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में ये शेयर ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। अगर देखा जाए तो इस ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने सेल्स के मामले में, इसने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में ये अपने शेयर होल्डर्स को उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। इसका आरओसी का परसेंटेज हो, आरओई का परसेंटेज हो या ओपीएम का परसेंटेज हो, वहाँ पर इस शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, जिसकी वजह से इसका रिफ्लेक्शन शेयर रिटर्न में भी आपको देखने को मिल रहा है। उसका मेजर कारण है इस ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सेगमेंट हैं और हमेशा कोई ना कोई बिजनेस थोड़ा सा डाउन रहता है, जिसकी वजह से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो, आरओसी का परसेंटेज हो या ओपीएम का परसेंटेज हो, ओवरऑल उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। अगर बात किया जाए किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस शेयर को बाई करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस शेयर ने पिछले 10 सालों में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और जिस रफ्तार से इसका ओपीएम, आरओई या आरओसी का परसेंटेज चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई कंपनी नज़र आएगी, इसको लेकर मुझे डाउट है। इसलिए इस शेयर से बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर हो सकता है रिटर्न थोड़ा सा कम मिले लेकिन कैपिटल आपका इंटैक्ट रहे, आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर हमेशा एफडी के कंपैरिजन में आपको अच्छा रिटर्न देगा। और चूंकि ये ग्रुप फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है, इसलिए आपका कैपिटल भी हमेशा इंटैक्ट बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में ज़रूर शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।